Now I will announce the prizes. And best director, from the last time coming now, best director was chosen from the Om More, the third year BMS Krishna Ayurveda Medical College in Vadodara. I congratulate him for this best direction, where he has guided very well. And the first best documentary film, the Krishna Ayurveda Medical College, Vadodara, Gujarat. हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का सबसे प्रमुख और आधारभूत ग्रंथ चरक संहिता है, जिसे महर्षि चरक के नाम से जाना तो जाता है, पर वास्तव में महर्षि चरक वह थे जिन्होंने इस ग्रंथ को प्रतिसंस्कृत किया। इस ग्रंथ के मूल रचयिता महर्षि अग्निवेश है, जो महर्षि पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य थे। अग्निवेश जी ने जो मानव शरीर, उसकी चिकित्सा तथा अन्य जिन विषयों का ज्ञान अपने अध्ययन काल में आत्रेय जी से अर्जित किया, उसे इस ग्रंथ के रूप में मानव मात्र के कल्याण के लिए सबके समक्ष रखा। ग्रीष्म ऋतु में महर्षि आत्रेय गंगा नदी के तट पर स्थित वन प्रदेश में अपने शिष्यों के साथ विचरण कर रहे थे। अपने चारों ओर की प्रकृति को अव्यवस्थित रूप में देख उन्होंने अपने शिष्य अग्निवेश से चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऋतु के विकृत होने वाले भावों के कारण आकाश, वायु आदि अयोग्य जान पड़ रहे हैं, जिसका प्रभाव आने वाले समय में भूमि पर अवश्य पड़ेगा, जिससे उत्तम गुणों वाली औषधियां प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। अतः अभी ही योग्य वनस्पतियों का संग्रह करें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर पर रोग फैलेंगे तथा जनपदोध्वंस का आरंभ हो सकता है। किसी भी क्षेत्र को जिसमें लोगों का समूह निवास करता है, उसे जनपद कहते हैं, और जब किन्हीं समान कारणों से जनपद विशेष का नाश होता है, उसे जनपदोध्वंस कहते हैं। जनपदोध्वंस का आरंभ होने के बाद शिष्यों के औषधियों को संग्रह करके प्रयोग करने के बाद अग्निवेश जी ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के हेतु से आत्रेय जी को प्रश्न किया। हर एक मनुष्य की प्रकृति, आहार, शरीर, बल आदि भिन्न होते हुए भी एक ही समय पर वही रोग से ग्रसित होकर पूरे देश का विनाश कैसे होता है? महर्षि आत्रेय ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, ऐसे मनुष्य के अन्य समान भावों के जिनका वे उपयोग करते हैं, उनके गुणों में विकृति उत्पन्न होने से समान लक्षणों वाले रोग उसी समय पर होते हैं। यह समान भाव है वायु, जल, देश और काल। जो वायु ऋतु के विपरीत हो, अति वेग वाला, चलायमान, कठोर, अति शीतल या गर्म, सूखा, नमी वाला हो, आपस में टकरा रहा हो, धूल, धुएं तथा बदबू युक्त होने से आरोग्य के लिए हानिकारक होता है। आज के समय में वायु का प्रदूषण अपने चरम पर है। ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों या विस्तारों में स्वाभाविक रूप से वाहनों का उपयोग ज्यादा होने से प्रदूषण होता है। The vehicles are emitted with the gases like carbon dioxide and carbon monoxide. So many air pollutants are emerged due to human creativity like industrialization. जहाँ जनसंख्या कम है, वहाँ स्थित फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, वह आरोग्य के लिए अत्यंत हानिकारक होने से समस्त प्राणियों की आयु कम करता है। डेवलपमेंट के नाम पर वनों का नाश किया जाता है, जिसमें सैकड़ों पेड़ जो हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। विकृत वायु से उत्पन्न होने वाली विपदाएं जैसे कि चक्रवात, इनका भी एक बड़ा कारण प्रकृति के साथ मानव हस्तक्षेप है। जिस जल का वर्ण, गंध, रस तथा स्पर्श स्वाभाविक न हो, जो चिपचिपा या क्लेद वाला हो, जिन जलाशयों को छोड़कर जल में निवास करने वाले प्राणी चले गए हो अथवा नष्ट हो गए हो, वैसा जल विकृत जानना चाहिए। आज के समय में लगभग 6% भारत की आबादी के पास स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। जल जैसी मूलभूत वस्तु जो जीवन की नींव है, उसका अपने प्राकृतिक शुद्ध अवस्था में न प्राप्त कर पाना अपने आप में एक जटिल समस्या है। लोगों का पर्यटक स्थलों पर जाकर जलाशयों में गैर जिम्मेदारी के साथ कचरा डालना, फैक्ट्रियों में अनियंत्रित मात्रा में विषैले पदार्थों वाले कचरे को नदी आदि में छोड़ना, ऐसे अनेक कारण हैं जो वर्तमान में जल को प्रदूषित करते हैं। ऐसा जल जलाशयों में रहने वाले प्राणी एवं जो ऐसे जल का प्रयोग करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है। जिस देश या विस्तार की भूमि का वर्ण, गंध, रस तथा स्पर्श विकृत हो गया हो, अधिक नमी आ गई हो,
हिंसक प्राणियों की संख्या बढ़ गई हो, जहाँ सूखी बिगड़ी हुई घास तथा लताएं अधिक मात्रा में उग गई हो, पशु पंखियों की भयावह आवाजें सुनाई दे रही हो, आकाश से उल्कापात होता हो, बिजली कड़के तथा निरंतर भूकंप आते हो, कीड़े मच्छर तथा मक्खियाँ अधिक हो गई हो, जहाँ के लोग धर्मनिष्ठ न रहे हो, ऐसे देश को अहित कर जानना चाहिए। Cutting the trees or greeneries and everything, and soil means the land itself will not be there, only concretization is there. Due to that, the heat emission is more. The ecology of the area is also affected. Soil is affected due to cultivation. We are using fertilizers. Fertilizers are nothing but chemical. Nitrogen is used in that. The nitrogen is absorbed by the plants and earth also. So again the soil is affected, then the nitrogen is converted into nitrogen oxide. Hence that is nitrous oxide. Nitrous oxide also is not good for the health. विकृत देश की वायु भी धूमयुक्त होने से विकृत होती है। जब पूरे विश्व में कोरोना काल चल रहा था, तब लॉकडाउन के कारण वायु का प्रदूषण रुक जाने से वातावरण शुद्ध हो गया था, जिससे पंजाब में रहने वाले लोगों ने हिमालय का दिखना सबके साथ साझा किया था, जो अन्यथा प्रदूषण युक्त वातावरण से ढका रहता था। जिस ऋतु में जो उस ऋतु के लक्षण अपेक्षित हो, उसके विपरीत कम या अधिक लक्षण दिखना विकृत काल जानना चाहिए। वायु, जल, देश और काल, इन चार भावों में सबसे प्रधान काल की विकृति को माना गया है, क्योंकि अन्य तीन भावों के विकृत होने पर औषधियों का सेवन करना, देश को बदलना आदि उपाय किया जा सकता है, किंतु विकृत काल का उपाय करना कठिन है। Due to global warming, what happens? Seasons are changed. There is unseasonal rain. Nowadays we observe it. कभी भी बारिश हो जाता है, means unseasonal rains. And the pattern of the monsoon, pattern of the rainfall changes. Excessive rainfall takes place, due to which the drought is there, overflowing of the rivers. Due to that, water is affected, land is affected, and air is affected. So global warming is very dangerous actually. किन्हीं कारणों से, जैसे लोभ, क्रोध, मोह आदि से जब लोग आक्रांत हो जाते हैं, तब ऐसे समूह या देश एक दूसरे के साथ युद्ध करते हैं, जिसमें सैकड़ों लोग अपने प्राण गंवाते हैं। प्राचीन काल में महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें विभिन्न कुलों का नाश हो गया। वर्तमान काल में चल रहे रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी हजारों की तादाद में लोगों ने अपने प्राण गंवाए। युद्धों में उपयुक्त अस्त्र शस्त्र आदि से भी वायु, जल तथा भूमि तीनों के गुण में भयंकर विकृति उत्पन्न होकर वे विष समान हो जाते हैं। भूत अर्थात ऐसे जीव जो सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं देते और रोगों को उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। पिछले वर्षों में पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी में लाखों लोगों की मृत्यु का साक्षी बना है। वह एक ऐसा दौर था जिसमें अस्पतालों की कमी पड़ गई थी। एक न दिखाई देने वाले वायरस ने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया था। यह महामारी जनपदोध्वंस का सटीक उदाहरण है। अग्निवेश जी महर्षि आत्रेय से पूछते हैं कि इन वायु आदि भावों के विकृत होने का मूल कारण क्या है, जिसके कारण जनपदोध्वंस होता है। आत्रेय जी कहते हैं, तस्य मूलम अधर्मः, अर्थात इन सब का मूल कारण अधर्म है, और अधर्म का मूल पूर्व जन्म तथा इस जन्म में किए गए असत अर्थात अनैतिक कर्म, और इन कर्मों का मूल कारण है प्रज्ञापराध अर्थात बुद्धि का अपराध करना, अर्थात किसी कर्म को गलत जानते हुए भी वह कर्म करना। उदाहरण के तौर पर मनुष्य डेवलपमेंट के नाम पर उस ही प्रकृति को नष्ट करता है जिसके नष्ट होने से उसी को नुकसान पहुंचेगा। जब एक राष्ट्र के उच्च स्तर के व्यक्ति अधर्म करते हैं, तो हर स्तर के व्यक्ति अधर्मपूर्ण कार्य करने लगते हैं। सतयुग में लोग अत्यंत बलवान, निर्मल, संयमी और सत्यवादी हुआ करते थे तथा आहार विहार उत्कृष्ट हुआ करता था। कई वर्ष बीत जाने पर लोगों में परिग्रह का भाव उत्पन्न हुआ। परिग्रह का अर्थ आवश्यकता से अधिक संसाधन संग्रहित करना, जिससे लोभ उत्पन्न हुआ। इस तरह व्यक्तियों में क्रोध, द्वेष, आक्रमण, भय, चिंता, शोक आदि उत्पन्न हुए। इस प्रकार त्रेता युग आते आते धर्म के चौथे भाग का ह्रास हो गया,
ठीक उसी तरह आहार विहार में भी चतुरांश का ह्रास होने से समस्त प्राणी ज्वर आदि रोगों से ग्रस्त हुए और उनकी आयु का भी चतुरांश घट गया। युगे युगे धर्मपादः क्रमेणानेन हीयते गुणपादश्च भूतानामेव लोकः प्रलीयते। प्रत्येक युग में क्रम में धर्म का, प्राणी तथा पदार्थों का एक एक चतुरांश का ह्रास होकर अंततः प्रलय आ जाता है। जनपदोध्वंसनी अध्याय का यह श्लोक इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता को भी दर्शाता है। इस श्लोक के पहले जहाँ सतयुग तथा त्रेता युग का जैसा वर्णन मिलता है वैसा आगे के युगों का नहीं मिलता, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यह ग्रंथ द्वापर युग के शुरुआती कालखंड का है, अर्थात महाभारत काल से भी प्राचीन। चरक संहिता में लोक पुरुष साम्य सिद्धांत ऐसा ही कहा गया, जो कि ह्यूमन बॉडी सिस्टम और हमारी जो इकोसिस्टम है, यानी कि जो हमारा बाह्य वातावरण है, कि ब्रह्मांड है, उसको जो एक साम्यता प्रस्थापित करने के लिए वो सिद्धांत कहा गया है कि जो चीज़ें पिंडी इति ब्रह्मांड है, यानी कि जो चीज़ें पिंड है, यानी कि हमारी बॉडी में है, जो भाव पदार्थ हमारी बॉडी में है, वैसे ही भाव पदार्थ हमारी संसार में या ब्रह्मांड में कहे गए हैं। जो चीज़ें अगर हमारी इकोसिस्टम में विटिएट होती है तो उसका असर हमारी बॉडी पे किस तरह से होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे सीज़न चेंज होते हैं तो उसका इफेक्ट जो हमारी बॉडी पे होता है। वायु जब दूषित होता है, जल दूषित होता है, काल दूषित होता है या देश दूषित होता है, तो फिर ये कम्युनिकेबल डिजीज़, पेंडेमिक, एपिडेमिक, उसको कोरिलेट कर सकते हैं। इस प्रकार से उसमें बताया गया है। इन बाह्य फैक्टर की वजह से जो भी दोष दृष्टि होगी उसकी सब ट्रीटमेंट करने के लिए कही गई है। जैसे पहला उसमें पंचकर्म, ये उसमें कहा गया है, जो भी उसमें विटेशन हुआ है उसमें शोधन चिकित्सा के अनुसार जो है कफ विकार जो होते हैं उसके लिए वमन करने के लिए कहा गया है। अब वमन जो है सद्य वमन होना चाहिए। पित्त विकार है उसके लिए मृदु विरेचन करने के लिए कहा गया है। और वात से संबंधित व्याधियों के लिए बस्ती शोधन चिकित्सा उसमें बताई। साथ में रसायन चिकित्सा, ये एक उसमें जो एक मेजर पार्ट ऑफ मेडिसिन आयुर्वेद ने बताया। रसायन चिकित्सा यानी टू स्ट्रेंथन आवर बॉडी अगेंस्ट ऑल पैथोजेंस, यानी कि हमारे व्याधि क्षमत्व यानी कि इम्यूनिटी उसको डेवलप करने के लिए रसायन चिकित्सा उसमें लेने के लिए कहा गया है। आयुरक्षक भेषक यानी कि लाइफ सेविंग मैनेजमेंट, उसमें कुछ चीज़ें हमें करने के लिए कहा गया है जब ये कम्युनिटी स्प्रेड जनरली होता है। तो जैसे कि हमने देखा कि अधर्म मेन कॉज उसका कहा गया है, उसका प्रज्ञा अपराध यानी कि वो मानस भाव के कैटेगरी में आता है। और जब उसको करेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें प्रिंसिपल्स उसमें फॉर प्रमोशन ऑफ मेंटल एंड सोशल हेल्थ उसमें इंपॉर्टेंस को दी गई है। जैसे कि पहला जो बिहेवियर एट्रीब्यूट है, हमारा बिहेवियर है किस तरह से होना चाहिए, तो उसके लिए एक श्लोक है कि सत्यभूतम, भूतदया, देवता अर्चन, वृद्धोपसेवन, ऐसी चीज़ें बताई गई। सत्यभूतम में हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। भूतदया यानी कि प्राणी मात्र और जो हमारी ह्यूमन बींग्स है उसके प्रति हमारे मन में दया का भाव उसमें उत्पन्न होना चाहिए। देवता अर्चन करने के लिए कहा गया। और वृद्धोपसेवी, सेवा भाव जब हमारी बॉडी में होता है तो हम जो है हमारा जो प्रज्ञापराध जन्य कर्म है वो हमारे कम हो जाते हैं। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर में ये बताया है। दूसरा है प्रैक्टिस ऑफ सदवृत्त करने के लिए कहा गया है। सदवृत्त यानी राइट मॉडल ऑफ कंडक्ट। साथ में शिवनाम उपसेवनम यानी कि यूज़ ऑफ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी जो पैथोजेंस है उसके बारे में कहा गया है। जैसे कि उस समय जो चीज़ें हमें कोड ऑफ कंडक्ट बताई जाएंगी उनको फॉलो करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य नहीं जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को हमें टालने के लिए कहा गया है। धर्मशास्त्र नाम कथा यानी कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ उसमें जब कम्युनिटी स्प्रेड में करना चाहिए। मानस दोषों के अर्थात रज और तमों के बढ़ जाने से अधर्म युक्त कार्य होते हैं, जिसका आचार्य चरक समाधान बताते हैं। ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करना, धैर्य धारण करना, स्मृति तथा ध्यान शक्ति को बढ़ाना इत्यादि। हज़ारों साल पहले जो चरकाचार्य ने जो चीज़ें बताई थी वही हम अगर हम कॉमन चीज़ अभी हम फॉलो करते हैं तो इन एपिडेमिक में हम लाइफ हमारा सेव कर सकते हैं, प्लस जो व्याधि हमें उत्पन्न हुए उसका भी हम क्यूरेशन जो है कर सकते हैं। यह पृथ्वी अरबों प्राणियों का एकमात्र घर है जिसमें जीवन यापन करना संभव है। इसलिए हमें हमारे अनेक अधर्म रूपी कर्मों का अवलोकन करना चाहिए तथा उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए, जिससे प्रकृति का संतुलन और ना बिगड़े। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब हमसे हमारी गलतियां सुधारने का अवसर ही छिन जाए।